Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 2 of our chapter Indian Economy on the Eve of Independence और आज हम करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स थे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम पर। तो फर्स्ट जो फीचर है वो है स्टैग्नेंट इकोनॉमी, कि जो इंडियन इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। अब वो स्टैग्नेंट का जो यहाँ पे वर्ड है, जो स्टैग्नेशन, उसका क्या सेंस होता है, क्या मीनिंग होता है। स्टैग्नेशन का मतलब है कि एक ऐसी इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी होगी विच शोज लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम, कि इनकम में या तो बहुत कम ग्रोथ हो या फिर इनकम में कोई ग्रोथ हो ही ना रही हो, तो उसे हम बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो जैसे अगर हम देखें 1925 से लेकर 1950 के बिटवीन, 1925 से 1950 के बीच में जो इंडियन इकोनॉमी में नेशनल इनकम की ग्रोथ थी वो 0.1% थी पर एनम। तो ये बहुत कम रेट से इंक्रीज कर रही थी। तो इससे हम बोलेंगे, इस टाइप की इकोनॉमी को बोलेंगे स्टैग्नेंट इकोनॉमी, कि इनकम में या तो ग्रोथ हो ही नहीं रही या फिर बहुत माइनर रेट से ग्रोथ हो रही है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या इंडिकेट कर रही है, पॉवर्टी है, बल्क ऑफ पॉपुलेशन रिमेन इन पॉवर्टी, और फिर बेसिक फैसिलिटीज की कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट वाइड स्प्रेड है। तो इससे ये चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी कैसी थी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ? स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बैकवर्ड इकोनॉमी। अब बैकवर्ड इकोनॉमी का क्या सेंस है कि बैकवर्ड इकोनॉमी को हम किस में देख रहे हैं कि जो पर कैपिटा इनकम होती है वो लो थी। इंडियन इकोनॉमी वॉज वेरी बैकवर्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये जो बैकवर्डनेस है ये हम किस टर्म में देख रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी। पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब होता है कि जो भी टोटल इनकम है कंट्री की, जो नेशनल इनकम है, उसको डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन से तो पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपीज की इनकम है, ठीक है, और पॉपुलेशन है 10,000 की, तो हर एक के हिस्से में, प्रति व्यक्ति के हिस्से में कितना आएगा? ₹10। तो इसी को पर कैपिटा इनकम बोलेंगे। पर कैपिटा इनकम कम होगी तो इससे भी क्या चीजें इंडिकेट हो रही है? पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो सारा एक लिंक बन जाता है। मीन्स स्टैग्नेशन है। स्टैग्नेशन तो हम इनकम ग्रोथ रेट से देख रहे हैं, और जो बैकवर्डनेस है वो किस में देखेंगे? पर कैपिटा इनकम से। तो पर कैपिटा इनकम लो थी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर भी बैकवर्ड था, एग्रीकल्चर में भी पिछड़ापन था। अब वो कैसे था, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हमें इसमें क्लियर करने होंगे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, 72% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। 72% जो पॉपुलेशन थी वो किस में थी? एग्रीकल्चर सेक्टर में। और फिर जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्शन में इसका कंट्रीब्यूशन है, वॉज नियरली 50%। अब 72% लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, 72% लोग, और जीडीपी में जो ये कंट्रीब्यूशन दे रहा है 50%। तो इससे क्या चीजें क्लियर हो रही है कि एग्रीकल्चर भी हमारा कुछ खास अच्छा नहीं था, इसमें भी कमियां थी। इतने ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो फिर ज्यादा प्रोडक्शन मिलना चाहिए ना, बट उल्टा हो रहा था, लोग काम ज्यादा कर रहे थे और जो प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर से वो कम मिलता था। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर कैसा था? बैकवर्ड था। देन एक और पॉइंट था, प्रोडक्टिविटी वॉज एक्सट्रीमली लो। जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी बहुत कम थी। प्रोडक्टिविटी किससे मेजर करते हैं? पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होता है उससे हम प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं। तो प्रोडक्टिविटी व्हीट हो, राइस हो, इनकी बहुत कम थी। प्रोडक्टिविटी कम होगी तो कभी टोटल प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं पाएगा, प्रोडक्शन का लेवल कम ही रहेगा। तो यही तो रीजन है, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में लेकिन जो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है वो तो कम है। और एक और पॉइंट था इसमें कि जैसे कि जो नेसेसरी गुड्स होते हैं, हमें पता ही है एग्रीकल्चर नेसेसरी गुड्स की सप्लाई करता है, जैसे फूड ग्रेन्स की सप्लाई करता है। तो फूड ग्रेन्स की भी क्या हो गई थी, वो भी इनसफिशिएंट ग्रो हो रहे थे, उसकी भी कमी हो गई थी, डेफिशिएंसी हो गई थी। तो इसी वजह से फूड ग्रेन्स का फिर क्या इंपोर्ट करना पड़ता था,
हायर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट हो रहा था। तो ये सब पॉइंट्स क्या क्लियर कर रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर था, ओवरऑल एग्रीकल्चर बैकवर्ड था, एग्रीकल्चर वॉज वेरी बैकवर्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या पॉइंट बताने होंगे एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस से रिलेटेड, कि हाँ जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी, जबकि जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था वो सिर्फ 50% था। और एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी एक्सट्रीमली लो थी। फिर प्रोडक्टिविटी को डिफाइन कर देंगे, प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है, पर हेक्टेयर लैंड पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, और फिर ना हम आगे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना इसके फीचर्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के भी फीचर्स करने हैं, इंडस्ट्री सेक्टर के भी फीचर करेंगे, फॉरेन ट्रेड के बारे में भी हम आगे और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है फीचर का, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारा बैकवर्ड था, उसमें भी बहुत सारी कमियां थी। उसका रीजन क्या है, एक तो रीजन तो वही है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इंडस्ट्रीज को डेवलप होने ही नहीं दिया। ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी बनाई थी, उन्होंने क्या सोचा था, इंडिया की इंडस्ट्रीज को तो बिल्कुल र्यून करना है, खत्म कर देना है, डिस्ट्रॉय करना है। इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को जो है उसको खत्म कर दिया, उसका डीके कर दिया। उसके लिए उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड टैरिफ पॉलिसी बनाई थी, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ जो पॉइंट है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस के, कि कैसे हम कह सकते हैं, हाउ कैन वी से दैट कि आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज वेरी बैकवर्ड। तो कैसे वो बैकवर्ड था, इसके लिए पॉइंट है लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज की कमी थी, हैवी इंडस्ट्रीज यहाँ पे नहीं थी। तो ये तो बेस है ना, इंडस्ट्रीज बड़ी वाली इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई, आयरन इंडस्ट्रीज हो गई, स्टील इंडस्ट्री, उन सब की कमी थी। तो ये एक बैकवर्डनेस का साइन है। और फिर एक पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं, नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, मीन्स ऐसी इंडस्ट्रीज जो दूसरी इंडस्ट्री के लिए मशीनरी बनाए, वो है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज की भी कमी थी। अब मशीनरी तो इम्पोर्टेंट है, अगर कोई भी काम करना है, प्रोडक्शन करना है, मशीनरी की रिक्वायरमेंट है। तो मशीनरी नहीं है तो क्या करेंगे, इंडिया में नहीं बन रही तो बाहर से इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट पे डिपेंडेंस बढ़ती जा रही थी। फिर इसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज र्यून, हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, उनको भी खत्म कर दिया गया। और फिर ब्रिटिशर्स, अब ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन यही बचा कि जो इंडिया की पब्लिक है वो डिमांड कर रही थी फिर ब्रिटिश गुड्स की। और ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इंडस्ट्रीज को खत्म करने के लिए क्या किया था, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट थे उस पे हैवी टैक्स लगा दिया, टैक्स से वो महंगी हो गई। तो इंडिया में भी डिमांड खत्म हो गई, एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर भी हैवी टैक्स लग रहा है, तो बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी डिमांड खत्म हो गई। तो इसी तरीके से फिर हमारी जो यहाँ की कॉटेज इंडस्ट्रीज है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं, उनका क्या हो गया, डीके हो गया, इंडिया की इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं कर पाई। तो इन सब चीजों से क्लियर हो रहा है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बैकवर्ड था। देन फिर इसके बाद रैम्पेंट पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी थी। बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो थी वो किस में थी, पॉवर्टी में थी। अब पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक पर्सन अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता। बेसिक नीड्स में जैसे कि इसमें क्लॉथिंग, शेल्टर हो गया, और जो हेल्थ भी आ जाता है, इसमें एजुकेशन फैसिलिटीज आ जाती हैं। तो जब एक पर्सन, एक इंडिविजुअल बेसिक अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा तो हम बोलेंगे पॉवर्टी है। तो उस टाइम पे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, बल्क ऑफ पॉपुलेशन पॉवर्टी में थी। और पॉवर्टी होने का रीजन क्या, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, जॉब नहीं होगी तो मतलब इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो फिर बेसिक नीड्स को कैसे पूरा करेंगे, तो वो सारे रीजन थे। ठीक है, देन फिर इसके बाद अब ये फीचर्स देख के क्या समझ आ रहा है कि ज्यादातर इंडियन इकोनॉमी में उस टाइम पे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो कमियां ही थी, प्रॉब्लम्स ही थी। उसका रीजन यही है कि ब्रिटिशर्स ने ज्यादा कुछ एफर्ट करा नहीं, वो तो बस अपनी कंट्री की जो है मतलब डेवलपमेंट के लिए काम करते थे कि ब्रिटेन को बेनिफिट मिले, इंडिया को बेनिफिट मिले ना मिले, इससे ब्रिटिशर्स का कोई मतलब नहीं था। बस ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। इसके बाद नेक्स्ट वाला फीचर देखते हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इस पॉइंट पे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होती है, बेसिक फैसिलिटीज जो कि हेल्प करती है कंट्री को ग्रो करने में, डेवलप करने में, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइक रोड्स हो गए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, पावर हो गया, तो ये सब हमारे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेस है
किसी भी काम को करने के लिए बेस स्ट्रांग होना चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए, तभी अच्छे से काम हम कर पाएंगे, प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर था तो कमियां तो होनी थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे इसमें बता सकते हैं कि जैसे पावर जनरेशन कैपेसिटी वाज वेरी लो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उस टाइम की बात कर रहे हैं। और जो रेलवे लाइन थी वो भी लिमिटेड थी, ठीक है। और इसके अलावा जो था पावर जनरेशन का था, लिमिटेड लेंथ ऑफ रेलवे थी, और जैसे पक्का रोड थे वो भी बहुत लिमिटेड थे, वो भी कम थे। तो ये सब पॉइंट हम इसमें बताएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत बेकार था, पुअर था, ठीक है। अब आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए। अभी 3 फीचर्स के और पॉइंट हम करेंगे। नेक्स्ट फीचर है कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी का क्या सेंस है? एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि अपने बेनिफिट के लिए वर्क करती है, उसको बोलते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो कॉलोनियल जो इकोनॉमी है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। ब्रिटिश इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए जो है सारे काम किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो इसी को हम बोलेंगे कॉलोनियल इकोनॉमी। अब कैसे कैसे ये चीजें पॉसिबल हो पाई, क्या क्या पॉइंट थे? एक तो फर्स्ट, इसमें इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। कैसे? हैवी टैक्स लगा दिए। तो इंडिया की जो डिमांड है, जो इंडियन पॉपुलेशन है, वो भी अब जो है इंडिया की इंडस्ट्रीज की, हैंडीक्राफ्ट की डिमांड नहीं करेगी, क्योंकि टैक्स लगने से गुड्स जो है एक्सपेंसिव हो गए। तो इसका फिर क्या इम्पैक्ट हुआ कि इंडिया जो था वो बन गया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। और एक्सपोर्ट भी किसको कर रहे हैं? रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं ब्रिटेन को। फिर ब्रिटेन जो है यहाँ पर, अगर हम ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी है ही नहीं, कोई टैक्स है ही नहीं, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर बात करें, इंडिया क्या बन गया? इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बन गया। और फिनिश गुड्स भी कहाँ से आ रहे हैं? ब्रिटेन से आ रहे हैं। इंडिया अगर ब्रिटेन के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है तो उस पर कोई टैक्स है ही नहीं। तो ये चीजें क्या क्लियर कर रही हैं कि जो रॉ मटेरियल सप्लाई करना है उसमें कोई इतना बेनिफिट नहीं है। और फिर हम क्या खरीद रहे हैं? इंपोर्ट क्या करवा रहे हैं? फिनिश गुड्स। तो इसमें इतना कोई हमारा प्रॉफिट नहीं होता। तो यही चीजें इसमें हमें बतानी है कि इंडिया जो था यूज्ड एज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का सोर्स बन गया इंडिया। रॉ मटेरियल किसको सप्लाई किया जा रहा है? ब्रिटेन को। जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज है वहां पे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, जैसे वहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी तो वहां इंडिगो की नीड थी, तो इंडिगो कौन सप्लाई कर रहा है? इंडिया सप्लाई कर रहा है। कॉटन की नीड थी तो जो कॉटन है कौन सप्लाई कर रहा है? इंडिया कर रहा है। फिर ऐसे ही इन चीजों से क्या क्लियर हो रहा है कि जो इंडिया के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। नेचुरल रिसोर्सेज ड्रेन्ड आउट, मीन्स वो इंडिया से शिफ्ट होकर ड्रेन की तरह वो कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं ब्रिटेन में। बेनिफिट किसको मिल रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इंडिया को कोई बेनिफिट नहीं मिला। जो भी ट्रेड हो रहा है, फॉरेन ट्रेड हो रहा है, उसका भी बेनिफिट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलता रहा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी थी कॉलोनियल इकोनॉमी थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फिर लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन भी बहुत लिमिटेड था, मीन्स जो बल्क ऑफ पॉपुलेशन थी वो कहाँ पे रहती थी? रूरल एरियाज में। अर्बन एरियाज में बहुत कम परसेंट लोग रहा करते थे। जैसे कि इसमें हम बोल सकते हैं 1948 में 14% पॉपुलेशन जो थी वो रहती थी अर्बन एरियाज में, ठीक है। और जबकि फिर 86% पॉपुलेशन वो कहाँ रहा करती थी? फिर रूरल एरियाज में। और रूरल एरियाज में अगर ज्यादातर पॉपुलेशन है, मोस्टली अगर पीपल रूरल एरियाज में है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे रूरल एरियाज में ज्यादातर एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर का ही ज्यादा ऑप्शन होता है, और जो एग्रीकल्चर से बाहर जॉब्स है वो वहां नहीं होती। तो ये एक डीमेरिट हो गया कि शोज लिमिटेड अर्बनाइजेशन क्या शो कर रहा है? लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी है आउटसाइड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से बाहर तो जॉब है नहीं, वहां तो ज्यादातर एग्रीकल्चर ही है। तभी तो बल्क ऑफ पॉपुलेशन 72% लोग एग्रीकल्चर में ही थे। और फिर एग्रीकल्चर में जो था कि ज्यादा पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर ओवरबर्डेंड हो गया था। और फिर वहां पे ये पॉइंट आ गया कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर की साइड से कम होता था, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये भी एक हमारा एक तरीके से वीक पॉइंट हो गया, क्योंकि अर्बन एरियाज में रहेंगे तो वहां पे फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस होता है, वहां ऑप्शंस आते हैं जॉब के, नए नए काम करने के तरीके निकलेंगे। तो रूरल एरियाज में इतने ऑप्शन नहीं मिलते, ठीक है।
दूसरा फिर पॉइंट आ जाता है हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स से हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस हो गई थी, इंडिया जो था इम्पोर्टर बन गया था फिनिश गुड्स का, क्योंकि इंडिया में अभी हमने देखा था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया, और फिर अब जो इंडियन पॉपुलेशन है उसको फिनिश गुड्स तो चाहिए ना, तो फिनिश गुड्स कहाँ से आ रहे थे, ब्रिटेन से आ रहे थे, और फिर यहाँ पे मशीन बनाने वाली भी इंडस्ट्री नहीं थी, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी, तो वो सब का इंपोर्ट हम कहाँ से कर रहे थे, फॉरेन कंट्रीज से, मेनली ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी बना दी थी कि अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रिटेन के साथ तो कोई टैक्स नहीं, इंपोर्ट करेगा फिनिश गुड्स का उस पर भी कोई टैक्स नहीं, तो हमारा जो मेनली ट्रेड था वो कहाँ तक लिमिटेड हो गया था, ब्रिटेन तक, तो काफी ज्यादा डिपेंडेंस हो गई थी हमारी इंपोर्ट्स पे, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। एक अच्छा साइन क्या है, एक्सपोर्ट का लेवल ज्यादा हो, बाहर बेचो ज्यादा, और हमें जो परचेजेस है इंपोर्ट है उसे हमें कम से कम रखना होता है, ठीक है। ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो ये निकलता है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडियन इकोनॉमी वाज स्टैग्नेंट एंड बैकवर्डनेस वाज देयर, वहां पे बैकवर्डनेस भी थी, ठीक है, और बहुत ज्यादा जो था मतलब इंडियन हैंडीक्राफ्ट का डीके हो गया था, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी कमियां थी, और फिर इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ही काम करती आई, उसने कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं करा कि चलो इंडिया को डेवलप कर ले, ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिली, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।